हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेनटेक्स एकेडमी काकादेव कानपुर। आज जो चैप्टर बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें जो एनडीए का जो वेटेज है, ठीक है, तो एनडीए में टोटल जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर एयरफोर्स और नेवी के बारे में बात करेंगे तो एक एक क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, एयरफोर्स में भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इसका और नेवी में भी एक मिलेगा। ठीक है, कभी कभी एयरफोर्स में इसके 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, एक आपका आ जाता है ज्योमेट्रिकल वाले एप्लीकेशन से और दूसरा आपका इनमें से कहीं से एक से क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये चैप्टर जो है वैसे तो बहुत आसान है। ठीक है, आपके एयरफोर्स और नेवी में भी जो क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ही इजी लेवल के और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें हैवी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन अगर यही आप जो है एनडीए के पेपर में देखने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि अपने इन सारे सेशंस में हम जो है प्रैक्टिस जो कराएंगे उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस पूरे चैप्टर को देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर आप मैथ्स लगा रहे हैं तो आपको पूरे मैथ्स की स्ट्रेटजी बनाओ पहले आप। ठीक है, कि आप पूरे चैप्टर्स को किस तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, अगर आप एनडीए में बात करते हो तो 120 क्वेश्चन में से आपको 120 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी ना बना करके आप बेटर है कि आप अपने उन चैप्टर की स्ट्रेटजी बनाइए जो आपके बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कि आप पहले क्या करो, आप पहले 80 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बना लो कि मुझे 120 में ये 80 क्वेश्चन किसी भी हालत में करके आने हैं। क्लियर? देन इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो अगर आप 80 to 90 क्वेश्चन करके आते हैं तो वो वेल सफिशिएंट है कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, पहली चीज। फिर अब आपने पूरे चैप्टर की स्ट्रेटजी बनाने के बाद में आपको यूनिट वाइज स्ट्रेटजी बनाएं या फिर बेटर है कि आप चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बनाएं। मतलब अब जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अब ये तो हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी, आप अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी वैसे बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, इस पूरे चैप्टर को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। ये जो 6 पार्ट हैं इनमें हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में उसके जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको 1 by 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हमने जो पार्ट लिया हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा, मतलब जो आयोटा की पावर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये पार्ट हमने बनाया। साथ में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसको आप किस तरीके कैलकुलेट करते हैं उसको भी यहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में जब बेटा हम एंटर करेंगे तो पार्ट 2 में हमने क्या क्या लिया है, आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी किस तरीके निकालते हैं, मॉडुलस मापांक किस तरीके आप निकालते हो। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट किस तरीके निकालते हैं। और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 to 25 क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में इन्हीं सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सीट है, ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सीट है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड करेंगे। क्लियर है? ये हमारा पार्ट 2 है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हमने क्या किया है, पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, ठीक है, जो आप ई की फॉर्म में लिखते हो, इसके बाद में लॉगरिथम और साथ में लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पोलर फॉर्म ले लिया, यूलर फॉर्म ले लिया, लॉग ले लिया और इनसे रिलेटेड ऑलमोस्ट 20 to 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक में 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपकी डीपीपी में मिनिमम 50 क्वेश्चन होंगे हर एक डीपीपी में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हम जो यहाँ पर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो 25-25 क्वेश्चन सबके डिस्कस करेंगे। आपके प्रैक्टिस सीट में 50 क्वेश्चन मिनिमम होंगे, मैक्सिमम आपके 100 क्वेश्चन तक जाएंगे एक डीपीपी में। ठीक है, तो एक डीपीपी में अगर आपको 50 क्वेश्चन भी मिल करके चल रहे हैं तो यहाँ पर हमने 6 ले रखे हैं, तो 300 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे ऐसे ही हो गए। ठीक है, जिसमें से 150 तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? 150 तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली और 150 आपके लिए मैंने छोड़ दिए विद आंसर किए, तो आप उनको प्रैक्टिस करें, मैच करें। अगर नहीं मिलता है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के या जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, आप वहां पर जाकर के आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो फिल करके सेंड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट वन, अब आते हैं यहाँ पर पार्ट 4 में। अपने पार्ट 4 में हमने जो लिया वो डिमावर थ्योरम लिए। पार्ट 4 में हमने क्या लिया, डिमावर थ्योरम। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरम थी जिसमें जैसे आप मान लो मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर निकालो, आप आसानी निकाल सकते हो। मैंने बोला a + b होल स्क्वायर निकालिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। a + b होल पावर 10 निकालिए तो आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे।
करेंगे कि नहीं करेंगे? सेम यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पोलर फॉर्म में गिवन होती है, मैंने बोला कि cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 लिखा है, अब इसकी होल पावर 100 है, इसको आप कैलकुलेट करो, तो cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 को या तो आप पहले अपने नॉर्मल फॉर्म में लेकर के आओ कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर इसमें वो बाइनोमियल तब लगा नहीं सकते बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजों को टैकल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर यूज किया इसका डिमावर थ्योरम का, ठीक है, कि जब कभी भी पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, डिमावर का यूज करते हैं। अच्छा, ये डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसके बाद में साथ में यहीं पर हम डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। बात समझ में आ रही है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/3, तो इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी निकलती हैं, जो वैल्यूज निकलती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में nth रूट ऑफ यूनिटी। एनडीए के लिए nth रूट ऑफ यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका पार्ट 6 जो है ये आपका ज्योमेट्रिकल आपका इंटरप्रिटेशन होगा। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन जो होता है कि भाई कोई एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन हमने आपको दे दिया और हमने ये पूछा, ये बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एलिप्स बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, इनमें से किस शेप को रिप्रेजेंट करेगा ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन। बिकॉज हम बात तो 2D की कर रहे हैं, 2D का कोई रिलेशन होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई 2D शेप बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ये दोनों ही पार्ट 5 और पार्ट 6 ये आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, किसके लिए, आपके एनडीए एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये तो एक हमने पूरे चैप्टर की स्ट्रेटजी बता दी कि इसको हम किस तरीके से कवर करेंगे और क्या क्या हमको उन सारे पार्ट्स में स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये पार्ट 6 हो गए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में, वो हमारा क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से 1 by 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आते हैं पार्ट 1 में, जिसका नाम है इंटीग्रल पावर पार्ट ऑफ आयोटा, या सॉरी यहाँ पर मैंने इंटीग्रल पार्ट लिखा है बेटा, एक्चुअली में इंटीग्रल पावर है, ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। चलिए, तो ये आज हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, होता क्या है कि एक्चुअली जो नंबर सिस्टम है हमारा, है ना, जो संख्या पद्धति है, इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है, ठीक है। जो नंबर सिस्टम है, आपने इस नंबर सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा रियल नंबर सिस्टम और दूसरा है इमेजिन नंबर सिस्टम। जो रियल नंबर सिस्टम और इमेजिन नंबर सिस्टम में डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, जितने भी रियल नंबर है उनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन का मतलब ये है कि आपका इधर इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर 0 होता है। मतलब ऐसे जितने भी नंबर जिनको हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ऐसे जितने भी नंबर हैं बेटा जिनको हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये एक आपके इमेजिन नंबर्स हैं, ठीक है। द नंबर विच कैन बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स एंड द नंबर्स विच आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन आर कॉल्ड इमेजिन नंबर्स, ठीक है। और रियल और इमेजिनरी को अगर मिला दें तो वहां पर बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और अगर इमेजिनरी को मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों में हो गया डिफरेंस। अच्छा, जो आपका इमेजिन नंबर सिस्टम होता है, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से। एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयलर, इंग्लिश में इनको बोलते हैं यूलर्स, अदरवाइज इनको बोलते हैं आयलर। इन्होंने बोला कि यार इमेजिन नंबर तो है, लेकिन इमेजिन नंबर कब होगा, कोई भी नंबर इमेजिनरी में कब कन्वर्ट होगा? तो बोला गया कि जब कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट, मतलब जो अंडर रूट जिसको बोलते हो, अगर उसके अंदर कोई भी एक निगेटिव रियल नंबर आ जाएगा। क्या बोला इन्होंने कि अगर आयोटा के अंदर, रूट के अंदर कोई भी एक निगेटिव रियल नंबर आ जाए, माइनस आर बोलेंगे, आर माइनस बोलते हैं, तो ये इमेजिन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला यार कि हम पढ़ तो मैथ्स रहे ना, तो मैथ्स में हर चीज फिक्स होती है, ठीक है, कोई भी चीज अप्रोक्सीमेट की बात नहीं करते हम कभी भी। तो इन्होंने बोला कि देखो, जो निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं वो 0 के पहले पहले होते हैं, है ना। तो 0 के पहले जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा भाई, अगर यहाँ पर बात करेंगे भाई 0 के जस्ट पहले क्या आएगा, तो किसी ने बोला भाई -0.1,
तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि -0.1 के पहले -0.01 ये भी तो है, और उसके जस्ट पहले -0.001, मतलब जितने ज्यादा जीरो लगाते जाओगे वो उतना ही जीरो के करीब आता जाएगा। करेक्ट है। तो यहां पर फिक्स वैल्यू बता पाना बिल्कुल इंपॉसिबल सा हो गया। तो आयलर ने बोला कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर हम क्या करेंगे, हम जो है सीधे सीधे जीरो के जस्ट पहले वाला इंटीजर को जो वहां पर फिक्स कर देंगे कि मिनिमम क्वांटिटी यही है, तो ये एक मानक हो गया जो है इसका इमेजिन नंबर का। तो इन्होंने बोला ठीक है, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू डिसाइड कर दी गई √/-1। कोई अदर प्रूफ नहीं है कि आयोटा की वैल्यू √/-1 क्यों होती है, बस सिर्फ ये कि यही कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पर आयोटा की वैल्यू डिसाइड की गई कि आयोटा इज इक्वल टू √/-1। Am I right? Now, अब अगर बेटा यहां पर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो +1 हो जाएगी। चलो ऐसा, और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो +1 हो जाएगी। ये प्लस आयोटा होगा बेटा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहां पर ओरिजिनेशन हो गया किसका, इमेजिन नंबर का। और अगर मैं रियल और इमेजिन नंबर को मिला दूं, रियल और इमेजिन नंबर को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम यहां पर आएंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम यहां पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। चलिए, अच्छा, रियल नंबर के बेटा बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। रियल नंबर जो आपका रियल नंबर सिस्टम था, इसी के अंदर नेचुरल, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ये सब आते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो आपका पहले से ही अच्छे से पता है, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया, ठीक है। चल, तो अब आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि आयोटा की पावर 4n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, जहां पर n बिलोंग करेगा इंटीजर को, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि आयोटा की पावर 4n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, जहां पर n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। क्लियर है? सेकंड, अगर मैं क्या करूं, यहीं पर समेशन का यूज कर दूं, आयोटा की पावर 4n, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा सोच के देखिए। आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1, बात समझ आ गई? n की वैल्यू अगर आप इंटीजर पुट करते हो तो। अब अगर मैं बेटा जो है आयोटा की पावर 4n 1 है, तो इसको n टाइम ऐड करो, 1 + 1 + 1 1 1 1 1 n टाइम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। बहुत बार हम गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि इसकी वैल्यू को सीधे वो लिख के आते हैं कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 कभी नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, समेशन लगा हुआ है, जहां पर समेशन में n इक्वल्स टू, यहां पर लिखेंगे n इक्वल्स 1 to n, ठीक है। यहां पर चाहो तो आप क्या कर लो, कैपिटल N यूज कर लो, जिससे थोड़ा सा ये और अच्छा लगे, एकदम खूबसूरत सा लग रहा है अभी, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 2। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 कहता है कि अगर आयोटा की पावर 4n + 1 की बात करूं मैं, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आयोटा की पावर 4n + 2 की बात करूं, तो इसको मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4n × आयोटा स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू -1। आयोटा की पावर 4n + 3, तो ये फिर से माइनस आयोटा आ जाएगा। और अगर आयोटा की पावर 4n + 4 की बात करें तो फिर से वो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। मतलब आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1 प्लस आयोटा की पावर n + 2 प्लस आयोटा की पावर n + 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। जैसे n की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर 2, 3, कुछ भी रख दो, यहाँ पर बेटा n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, ठीक है, सब में।
क्लियर है? तो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने सपोज रखी 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब आयोटा की 4 क्रमागत घातों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ये बात दिमाग में रहेगी। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ पर, देखो ये 6 प्रॉपर्टीज हो चुके हैं हमारे पास। 7th प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? 7 देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। एक्चुअली में होता क्या है, कभी कभी ये बोलेगा आयोटा की पावर 7, 6, 2, 9, 8, इसकी वैल्यू बताइए भाई कितनी होती है। तो इस टाइप की वैल्यूज को निकालने के लिए मैं 4 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट ना यूज करके 2 से डिवाइड करने वाला मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो एक ट्रिक है, इसको आप एक ट्रिक के तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होती है ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और बिल्कुल सिंपल भी है। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर देखिए, तो यहां पर ये n है, n मतलब जो आयोटा की पावर n होता है। तो ये n हो सकता है कि ये हो सकता है इवन हो या हो सकता है ये ऑड हो, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो 2 से डिवाइड करने के बाद वो हो सकता है इवन टाइम डिवाइड हुआ हो या हो सकता है ऑड टाइम डिवाइड हुआ हो। करेक्ट है? एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, जैसे इसी को ले लो। तो यहाँ पर ये एक इवन नंबर है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा कितना? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये इवन नंबर था और ऑड टाइम डिवाइड हुआ। ये इवन नंबर था और ये ऑड टाइम डिवाइड हुआ। तो इवन नंबर था, ऑड टाइम डिवाइड हुआ। तो अगर इवन नंबर है और इवन टाइम डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू आएगी +1, और अगर इवन नंबर था और ऑड टाइम डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इवन नंबर था, ऑड टाइम डिवाइड हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगर वो ऑड नंबर है और इवन टाइम डिवाइड हो रहा है तो प्लस आयोटा, और अगर ऑड नंबर है और ऑड टाइम डिवाइड हो रहा है तो माइनस आयोटा। ठीक है, जब जैसे मान लो मैंने बोलूं आयोटा की पावर 9, तो ये एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करिए इसको, तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 4 टाइम, एक बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, जबकि ऑड नंबर को किसी को डिवाइड करते हैं तो बेटा कुछ ना कुछ बच जाता है, तो जो बच जाता है उसको आप स्किप करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं बचेगा, हमेशा 1 ही रिमाइंडर बचेगा, उसको आप स्किप करेंगे। या फिर ऑड के लिए ये भी कह सकते हैं जितने टाइम डिवाइड हो उसका इंटीग्रल पार्ट ले लो, 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो बेटर है कि छोड़ दो, क्यों इंटीग्रल में दिमाग लगाना। ठीक है, तो देखो ऑड नंबर था और इवन टाइम डिवाइड हो गया, ऑड नंबर था इवन टाइम, तो वैल्यू कितनी? प्लस आयोटा। ऑड नंबर होता और ऑड टाइम डिवाइड होता तो माइनस आयोटा, उसके सामने देखेंगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो इस कॉन्सेप्ट का भी यहां पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? इंटीग्रल पावर ऑफ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी यहां पर हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहां पर बेटा हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो इसको हम जो है z से रिप्रेजेंट करते हैं, और z इक्वल a प्लस आयोट b, ये जनरल फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पर a, b दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर देखो नंबर फर्स्ट, a, b बोथ आर रियल नंबर, और a, b को अगर आपने ब्रैकेट में लिख दिया तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, या इसी को बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसी पॉइंट में, ये पॉइंट नंबर हो गया 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल 0, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए तो यहां पर z इक्वल क्या बचेगा? z इक्वल बचेगा आयोटा b, और ये जो z इक्वल आयोटा b बचा है इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर हो जाए 0, तो यहां से मिलेगा जेड बराबर बी ए, जेड बराबर ए। अब ये जो जेड बराबर ए बचा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात समझ में आ गई। एक हो गया प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक हो गया आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, ठीक है। अब प्योरली रियल कब होगा, जब उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट जेड के बराबर, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0 होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पर ए और बी क्या है, तो जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है इसको हम बोलते हैं ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है ये होता है हमारा बी। ठीक है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है डिटेल में। अच्छा, अब यहीं पर मैं बात करने जा रहा हूं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, तो लेट कर लो यहां पर, लेट जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी। ये एक कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर थी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इन शॉर्ट में एम आई लिखते हैं, तो एम आई ऑफ जेड जो होता है वो 1/z के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसी का यहीं पर डिस्कस कर देता हूं कि मान लो z इक्वल लिखा है 1 प्लस आयोटा, तो इसका हमको निकालना है एम आई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आयोटा, ऊपर 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर और 1 माइनस आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। मतलब ये इसका एम आई हो गया, मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये हमारे पार्ट 1 के सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सामने। और थर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, बाकी अब जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक की पॉइंट और के तरीके और याद कर लो कि अगर कभी लिखा हो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, या मैं इसी में कर देता हूँ, यहाँ माइनस लग जाए यहाँ प्लस हो जाए, तो ये यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को आप बिल्कुल की पॉइंट के तरीके लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस प्लस आयोटा की वैल्यू 1 प्लस माइनस आयोटा के बराबर होती है। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेंगे जो है उनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं अगर जो है n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब 4 में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आयोटा की पावर 4n इक्वल 1, दूसरा है आयोटा की पावर 4n माइनस 1 इक्वल आयोटा, तीसरा है आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल आयोटा, और चौथा था हमारे पास आयोटा के पावर -4n, आयोटा के पावर -4n इक्वल्स टू 1, यस 1। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास, जिनको हमें 1 बाय 1 करके बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अभी तो हमने सीखा था कि आयोटा के पावर 4n 1 होता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो 1 अपॉन आयोटा के पावर 4n है, तो 1/1 कितना होगा, ये तो 1 ही होगा, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, और जस्ट अभी ये भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, आयोटा के पावर 4n प्लस 1 ये आयोटा के बराबर होता है। भाई इसको क्या लिखोगे, आयोटा के पावर 4n इंटू आयोटा, ये वाली वैल्यू 1, तो आयोटा ही तो बचा। ठीक है, तो आयोटा के पावर 4n प्लस 1 कितना होता है, आयोटा के बराबर। अब जो गलत लिखा हुआ है वो ये लिखा है। ठीक है, तो यही वाला पार्ट जो है गलत है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि आयोटा के पावर 4n इंटू आयोटा के पावर -1, तो 1 अपॉन आयोटा आएगा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होनी चाहिए, है कितनी, आयोटा। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4n प्लस 1।
1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4n प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी हमको कितनी आएगी। बहुत आसान है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होता है ये आयोटा के बराबर होता है। तो ये क्वांटिटी अगर आयोटा हो गई तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 ही तो लिखा है, तो ये बन कितना जाएगा, आयोटा की पावर 4n लिख लो, इसको आयोटा लिख लो की पावर 1, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा। वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो आपका हो जाएगा सी पार्ट। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल 1, मतलब बस यहाँ पर 1m बेटा ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है, रुको मैं लिख देता हूँ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल 1, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 होती है, सॉरी आयोटा होती है, तो आयोटा की पावर m इक्वल 1, बट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, मतलब m की मिनिमम वैल्यू बताइए कि इसकी m की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो m की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बताओ, ये वाली वैल्यू तो सीधे सीधे आयोटा हो गई, तो आयोटा की पावर m इक्वल 1, ठीक है। तो अब यहां पर इसको लिख लो आयोटा की पावर 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप आयोटा की पावर 8 भी लिख सकते थे, उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, मतलब 4 का कोई भी मल्टीपल पावर में लगा लो। तो इसीलिए उसने पूछा था लीस्ट वैल्यू बताइए इसकी कितनी होगी, ठीक है।